हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मेरा नाम है शिवांग शुक्ला और आज हम कुछ हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड वर्ड हैं जो हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं और इन कुछ आइडियोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं। तो ये है सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म एंड फासिज्म। ये सारे वर्ड्स से हम रोज कहीं ना कहीं एनकाउंटर करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड आता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म बेसिकली ऐसी चीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए बात करती है। सिर्फ और सिर्फ इसका पूरा का पूरा गोल रहता है प्रॉफिट कमाना। इसके बाद हम बात करेंगे सोशलिज्म पे, इसके बाद कम्युनलिज्म पे, फिर फासिज्म पे। तो कैपिटलिज्म, पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपके लिए सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए है। इसमें कोई हम पीएचडी करने नहीं बैठेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म बेस्ड होती है प्राइवेट ओनरशिप पे। उसमें व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है। इसके कुछ क्लासिफिकेशन पे अगर हम बात करें, जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्राइवेट ओनर, दूसरा है वेज लेबर, तीसरा है कैपिटल जनरेशन और चौथा है कंपटीशन। ये चार चीजों पे बेसिकली ये बात करता है। प्राइवेट ओनर की जब एक व्यक्ति के पास पूरा का पूरा मालिकाना हक होता है और लोगों को यह एम्प्लॉयमेंट देता है ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, यानी कि उनको भत्ता देकर अपना काम कराता है एक प्राइवेट ओनर। इसके बाद इसका मेन काम होता है कैपिटल जनरेशन, प्रॉफिट कमाना। और जब यह चीजें होती हैं तो कैपिटलिज्म में आता है सबसे ऐसा टॉपिक जो उससे बिल्कुल अछूता नहीं है, उसका नाम है कंपटीशन। और कभी कभी कैपिटलिज्म में मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि ये मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार। एक अधिकार मतलब जब एक ही व्यक्ति को सिर्फ को सारे के सारे काम करने, सारे के सारे प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाए, वो कहलाती है मोनोपोली। आप इसका एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी को देख सकते हैं, जिसने आपका जब क्वीन ने उन्हें मोनोपोली दी थी इंडिया से ट्रेड करने की। तो चलिए शुरू करते हैं कैपिटलिज्म की हिस्ट्री। इसकी बात होती है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में पहले फ्यूडल सिस्टम चलता, सामंतवाद। सामंतवाद का मेन पर्पस ये रहता था कि कोई किंग होता था, एक जो किंग रहता था वो अपने फ्यूडल्स रखता था, सामंत, और उनको एक कोई घर दे दिया, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उनको कोई घर दे दिया, बड़ा सा बंगला जैसा, उस पे वह बहुत सारे अपने वर्कर्स को रखता था। वह वर्कर्स को रख करके काम कराता था और इसमें वह कोई भी प्रकार की उन्हें सैलरी या फिर कुछ एक्स्ट्रा नहीं देता था। जो भी उसका वर्क होता था उसके लिए वह लोगों से काम कराता था और काम कराने के बाद जो भी उसका प्रॉफिट हुआ उसने तो रखा, लेकिन जो उनको कुछ भी भत्ता नहीं देता था। बस उनको रहने के लिए घर दे देता था, काम करने के लिए काम तो देता ही था और साथ ही साथ में जो उसका उपज हुआ उससे वो खाने का या फिर उनका जो भी खाने पीने का होता था उसी से कर दिया करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि जो वहाँ के जो वर्कर्स रहते हैं वो ये सोचते हैं कि यार हमारा तो इसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, हम परेशान है, सारी मेहनत करते हैं और इस सारी मेहनत का प्रॉफिट तो वो ले जाता है फ्यूडल, बस हमें कुछ मिल नहीं रहा, बस रहने के लिए घर और उसके अलावा थोड़ा बहुत खाना। तो इससे जो कि एक रिवॉल्यूशन होता है इंग्लैंड में। और जब ये रिवॉल्यूशन होता है तब सबसे पहले रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ की सर्फडम, यही जो व्यवस्था थी सर्फडम वाली, जिसपे लोग वर्कर्स को एम्प्लॉयड करके रखता था विदाउट एनी वेजेस, वो सिस्टम खत्म होता है सर्फडम का। तो इसके बाद क्या होता है कि जब सर्फडम की व्यवस्था खत्म होती है तो फ्री ट्रेड और फ्री कैपिटल और फ्री मार्केट की बात आती है। फ्री मार्केट इन द सेंस मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब वो लोग बात करते थे, जो फ्यूडल थे, अब वो लोग जो बाकी वर्कर्स थे वो डिमांड करने लगे वेजेस की। बोले कि भाई हमको पैसे चाहिए, कुछ धन चाहिए, कुछ अर्जित करने के लिए हमें अपने जीवन में मनी की जरूरत है या फिर जो भी जरूरत है उनको पूरा कीजिए। तो अब क्या करते थे कि जो भी हम प्रॉफिट कमाने लगते थे, जो कैपिटलिस्ट मतलब फ्यूडल्स थे, सॉरी मैं कैपिटलिस्ट बोल रहा हूँ, फ्यूडल्स थे, वो प्रॉफिट के लिए काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी खेत में 100 किलो अनाज हुआ, कितना, 100 किलो, तो 100 किलो में से जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने पास रखते थे और किसी भी जो वर्कर है उसकी वेजेस फिक्स कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी ए लेबर की उन्होंने फिक्स कर दिया 10 रुपए।
अब उससे उनको कोई मतलब नहीं है कि वो 10 रुपए करे, मतलब प्रॉफिट हो तो उसमें वो 10 रुपए से ज्यादा मांग नहीं कर सकता। वह व्यक्ति पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने पास रखेगा और बस उसको 10 रुपए फिक्स उसकी वेतन दे देगा। जब उसकी वेतन दे देगा तो इसके बाद जैसे दो लोगों का एग्जाम्पल सुनिएगा यहाँ पास। अब कंपटीशन कैसे आया इसमें, तो कंपटीशन आया फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति एक्स है और उसका खेत है और दूसरा व्यक्ति वाई है। अब जो एक्स है वो अपने पूरे खेत में 100 किलो अनाज उगाता है। कितना? 100 किलो। और उस 100 किलो में उसमें वो प्रॉफिट निकालता है, मतलब उसके घर की जरूरत सिर्फ 30 किलो थी। उससे मैंने पहले उसने वर्कर्स का वेजेस फिक्स कर दिया 10 रुपए, 30 किलो 10 किलो फॉर एग्जांपल, उससे जो मनी आएगी, और 30 रुपए उसने फिक्स कर दिया अपना, मतलब घर का जो उसका होगा, और 70 किलो जो उसका प्रॉफिट आए वो अपना प्रॉफिट अपने पास रख लेगा। इसके अलावा फॉर एग्जांपल एक वाई था, उसके पास भी 30 किलो की खपत थी पर 20 किलो एक्स्ट्रा बस वो उगा पा रहा था। लेकिन जब वो देखेगा जो एक्स व्यक्ति था कि वो 70 किलो प्रॉफिट कमा रहा है तो भाई वो भी मेहनत करेगा, ज्यादा अपने घर में लेबर वर्कर लगाएगा और उससे फायदा कमाने की कोशिश करेगा। तो इससे होगा क्या एक्चुअली कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो ये क्या हमारा एक चरण आएगा कैपिटलिस्ट की तरफ। अब ये जो मैंने बात की ये तो था एग्रो बेस्ड, सिर्फ एग्रीकल्चर के बेस पे बात की मैंने। इसके बाद बात होती है इंडस्ट्री के बेस पे। आप सबको पता है कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था यूरोप में 18-19 सेंचुरी के आसपास। तो इसमें क्या हुआ, बेसिकली दो क्लास निकल के आती है, एक आती है कैपिटल क्लास और एक आती है लेबर क्लास। कैपिटल क्लास का काम क्या था कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। अरे बात ही कैपिटलिस्ट की हो रही है तो प्रॉफिट कमाएगा ही, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद आता है लेबर क्लास। तो लेबर क्लास जो है उसका फिक्स सैलरी होती थी कि हाँ इतना भाई फिक्स कर दिए तुम्हारा, अपना सैलरी लो और काम करो, और काम करने के बाद बाकी जो प्रॉफिट है वो मालिक का होगा। इसी के बीच में एक तीसरी क्लास होती थी जो मिडिल क्लास, जो आज के टाइम पे काफी इन्फ्लुएंट है और फ्लुएंट ऑप्लुएंट है, सॉरी समृद्ध है, जैसे इंजीनियर्स और आपके डॉक्टर्स एटसेट्रा। पर उस टाइम पे वो ग्रो कर रही थी, तब वो आगे नहीं थी, बस बेसिकली दो क्लास थी। अब ये कैपिटलिस्ट जब इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो कैपिटलिज्म बढ़ा वहां पे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, परिणाम क्या हुए, तो क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रीज बनी तो लोग गांवों से निकल के शहर में बसने लग गए, और जब शहर में बसे तो भाई इकट्ठा लोग एक तरफ पलायन करेंगे, एक शहर के दूसरे शहर, मतलब एक गांव से दूसरे शहर की ओर जाने लग जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि पूरी आबादी शहर में शिफ्ट होने लग जाएगी, जिससे हेल्थ कंडीशन बहुत ही गंदगी, टीबी, लीवर, क्या कहते हैं, लिविंग प्रॉब्लम्स जनरेट होने लगी। लोगों के बीच इनकम इक्वालिटी होने लगी, जो अमीर थे वो और अमीर हो गए और जो गरीब थे वो गरीब ही होने लग गए। चाइल्ड लेबर, भाई लोग अपना ज्यादा पैसा कमाने के लिए चाइल्ड लेबर करवाने लग गए, लोग भूख से मरने लग गए। इसके बाद पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज होती गई, बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज होती गई, और रैपिड अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ। पॉल्यूशन बढ़ा इंडस्ट्रीज की वजह से। तो हालांकि इकोनॉमी तो बढ़ी पर लोगों की कंडीशन काफी खराब होने लग गई इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ये तो मैंने कुछ खराब नेगेटिव पॉइंट्स की बात की। अब हम पॉजिटिव बाइट्स की बात करते हैं कि आखिर कैपिटलिज्म से फायदा क्या होता है। तो कैपिटलिज्म से सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होता है आपका चॉइसेस, आपको चॉइसेस मिलती है। अगर मैं बात करूं कुकीज की, बिस्किट्स की बात करता हूं, तो अगर आप किसी मॉल पे जाते हैं तो आपको एक से कई प्रकार की बिस्किट मिलती है। आपको उन बिस्किट्स में कोई भी जो आपको पसंद हो चूज कर लें, 20 प्रकार की बिस्किट्स आपको मिल रही हैं, तो आपके पास एक चॉइसेस ऑप्शन हो जाता है चॉइसेस का। पर अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि जरूरत तो हमें सिर्फ दो टाइप की बिस्किट्स की ही थी, 20 प्रकार की बिस्किट्स की जरूरत थी नहीं हमें इसके लिए, क्योंकि जो बिस्किट बनी होंगी कहाँ वहां पे रिसोर्सेज लगे होंगे, वाटर लगा होगा, लेबर लगा होगा और प्रकार की चीजें लगी होंगी। तो हमें जरूरत नहीं थी 20 प्रकार की, लेकिन हमको 2 प्रकार में काम चल जाता। पर हमें इससे क्या मिलता है, आपको इससे बहुत ही अच्छी चीज मिलती है, चॉइसेस। लेकिन इसका भी लोग एनकाउंटर करते हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी, पर फिर भी चलिए हमारे लिए एक प्रॉफिट की बात ये होती है, और इससे किसी भी देश की इकोनॉमी ज्यादा बढ़ती है, लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिलता है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट इसका हो सकता है। अब हम एक महान व्यक्ति की बात करेंगे जो फादर ऑफ कैपिटलिस्ट भी कहते हैं, कैपिटलिज्म भी कहते हैं। इनका नाम है एडम स्मिथ। 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन।
थ्योरी दी थी या बुक लिखी थी, थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे को इसमें थोड़ा डाउट है। तो वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने इसमें बात की थी सप्लाई एंड डिमांड। इन्होंने कहा था कि ये इकोनॉमी के इनविजिबल हैंड है, मतलब ये दिखते नहीं है पर इससे इकोनॉमी हैम्पर होती है, इसमें कुछ ना कुछ इकोनॉमी में प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ये इनविजिबल हैंड है, यानी कि अदृश्य हाथ है इकोनॉमी के। और इसी के अलावा एक और इकोनॉमिस्ट आए हैं, जॉन मेनार्ड। तो इन्होंने बताया था कि स्टेट इंटरवेंशन इकोनॉमी में बहुत जरूरी है, स्टेट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है इकोनॉमी में। इन्होंने साइकिल्स ऑफ बूम एंड बस्ट के बारे में बात की। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आता ही रहेगा। जॉन मैट्स की बात कर रहा हूं मैं। इन्होंने ही मौद्रिक नीति यानी कि फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में बात की। तो मुझे लगता है कि आपको कैपिटलिज्म के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आई होगी। अब हम शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक, सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है? एक अम्ब्रेला टर्म है। इसकी कोई मतलब व्यापक डेफिनेशन बताने जाऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, पर ये एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें क्या होता है कि इसमें पॉपुलेशन क्या कलेक्टिवली ओन करती है कंट्रोल्स को, प्रोडक्शन को, और डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब जो भी फायदा, प्रॉफिट जो भी होगा वो पूरे के पूरे इक्वली लोगों में बंट दिया जाएगा। एक कहावत है ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, वही वाला इसमें, मतलब सब कुछ बराबरी से सबको। इसको सोशलिज्म में वेलफेयर स्टेट भी कहेगा कि सबको सबको जल कल्याण। इस हिंदी टर्म अगर बात करूं तो एक जन कल्याण बात आती है। जैसे पहले मैंने बात की थी कि एक खेत है 100 एकड़ का, उसका मालिक एक व्यक्ति है कैपिटलिज्म में। लेकिन सोशलिज्म में क्या होगा कि उस खेत का पूरी जगह 100 लोग वर्कर हैं, तो वो वर्कर ही मालिक होंगे उस खेत के। और इसने ये बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी की। तो अगर हम बात करें आज के डेट में सर ऐसे कौन से देश हैं जो बेस्ड है सोशलिज्म पे, तो इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन, ये जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं, ये कुछ एग्जांपल है। तो यहाँ आप कितनी पढ़ाई करें, जितनी भी आर्किटेक्ट, डॉक्टरी, कुछ भी पढ़ाई करें, लगभग सब फ्री है। फ्री कॉलेज, फिर फ्री स्कूल सिस्टम यहाँ पे आपको मिलेगा। पर ये सिर्फ अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो ना तो कोई ट्रूली कैपिटलिस्ट स्टेट हो सकता है, ना फिर ट्रूली सोशलिस्ट स्टेट हो सकता है, ना कम्युनिस्ट स्टेट हो सकता है। सब में कुछ ना कुछ असमानताएं आ ही जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सोशलिज्म एक प्रकार का यूटोपिया है। यूटोपिया मतलब होता है आदर्श। ये आदर्श की बात है, ऐसा मतलब थ्योरिकली हम बात कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली पूरा सोशलिज्म बनाना मुश्किल है। अब तो आज के नेशंस में जो सोशलिस्ट में इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट से थोड़ा मिक्स हो गई। जैसे मैंने अभी नॉर्वे और इन कंट्रीज का वो दिया था, बेस्ड तो है सोशलिज्म, पर इन ये लोग जो जरूरत है अगर कैपिटलिज्म की तो इसको भी इंप्लीमेंट करेंगे, एक प्रकार से मिक्स्ड करके रखेंगे। मैंने बताया ना कि ये एक प्रकार का यूटोपिया हो जाएगा, एक प्रकार का आदर्श, जो एक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, थ्योरेटिकली तो पॉसिबल। अरे भाई सबको बराबर हो जाएगा तो कोई काम ही नहीं करना चाहेगा ना, कोई काम क्यों करेगा जब सबको मिल रहा है। वो सोच लेगा मेरे को भी इतनी वेतन मिल रही है, उसको भी इतनी वेतन मिल रही है, मैं क्यों करूं। तो ये एक प्रकार से थोड़ा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब हम बात करेंगे कम्युनिज्म की। एक बात समझ लीजिए कि जितने भी कम्युनिस्ट होंगे वो सोशलिस्ट होंगे। मेरी बात सुनिएगा कि जितने भी कम्युनिस्ट होंगे वो सोशलिस्ट होंगे, पर सारे सोशलिस्ट कम्युनिस्ट नहीं होंगे। ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा यहाँ पास, डायग्राम अगर मैं लगा पाया होऊंगा तो देख सकेंगे आप। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो होती है ये भी एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जिसका काम क्या होता है कि लोगों को स्वामित्व देना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी होगा उसका स्वामित्व। सोशलिज्म बात करता था डिस्ट्रीब्यूशन की, ये बात कर रहा है ओनरशिप की। मैंने वहां पे बोला था कि सबके सब मालिक होंगे, उनको सब में बटा होगा, पर इसमें एज अ टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया है कम्युनिस्ट में। तो इसको क्लासेस का डिवीजन, सोशल कम्युनिस्ट में क्लासेस का डिवीजन बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी प्रकार की क्लासेस नहीं बटी होंगी। तो नो मनी बेस्ड इकोनॉमी, कोई भी मनी बेस्ड इकोनॉमी नहीं होगी। तो सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। इनका जन्म 1818 में और इनकी डेथ 1883 में हुई थी। ये जर्मनी के बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, आपको ये मालूम होने चाहिए कि हिस्टोरियन थे ये। तो ये इन्होंने एक बुक लिखी थी आपकी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, और इनके एक फ्रेंड थे फेडरिक ईगल्स। तो इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, इन्होंने मिलकर काफी थ्योरीज और बुक्स वगैरह पब्लिश कराई हैं। तो इन्होंने दो क्लासेस के बारे में बताया था। पहला बताया था प्रोलेटोरिएट और दूसरा बुर्जुआसीज। तो बुर्जुआसीज जो होते हैं, जो व्यक्ति
अमीर है, अमीर इन द सेंस कैपिटलिस्ट है। और इन्होंने कहा था कि जो प्रोलेटेरिएट है और बुर्जुआसी है, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगी ही होगी, और जब ये कन्फ्लिक्ट होगी तो एक रिवॉल्यूशन होगा, और फिर क्या होगा, सब कुछ जनता में बांट दिया जाएगा। तो इन्होंने ये जो सारी थ्योरीज बताई, इसका सिर्फ थ्योरेटिकल बताया था, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं बताई थी कि हम कैसे इसको उपयोग में लाएंगे, कैसे इसका यूज करा पाएंगे, कैसे मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था, बस ऐसे ही बता दिया। आप कह दो कि कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में कि सबको मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बुर्जुआसी प्रोलेटेरिएट को दबा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, इस सब से इन्होंने ऐसे थ्योरीज दी। इन्होंने दो इनकी फेमस बुक याद रखना है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और द दास कैपिटल। अब इसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन होता है 1917 में, 1922 में। आगे वाले वीडियोस में मैं आपको रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में ही बताऊंगा। तो रशियन रिवॉल्यूशन से एक नेता निकल के आते हैं जिनका नाम होता है व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन की एक पार्टी होती है जिसका नाम होता है बोल्शेविक। बोल्शेविक पार्टी होती है व्लादिमीर लेनिन की। तो ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो थी कार्ल मार्क्स को मैंने बताया था जर्मनी में पैदा हुए थे और अपना ज्यादातर समय इन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड में भी बिताया है। तो ये जो है पूरी तरह से मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा पे सहमत थे। तो जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में, तो इनकी ये आए बोल्शेविक पार्टी के साथ, और इन्होंने यूएसएसआर की फॉर्मेशन की, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इन्होंने जब यूएसएसआर की स्थापना की, तो इन्होंने कम्युनिस्ट के बारे में तो बताया, हम जानते हैं उसमें सिर्फ थ्योरी की बात हुई थी, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज की बात नहीं। तो इन्होंने बोला कि सब कुछ वैसा ही रहेगा, सब में बटा होगा, सब कुछ बराबरी का होगा, ये सारी चीजें सबको दी गई होंगी, लेकिन बेस होगा कि मैं एक पार्टी बनाऊंगा जो सबके पब्लिक के लिए रूल करेगी। उस पार्टी का इन्होंने नाम दिया वेनेनगार्ड। वेनेनगार्ड पार्टी इन्होंने बनाई, और इन्होंने पार्टी सिस्टम ला दिया अपने कम्युनिस्ट में। और क्योंकि कम्युनिज्म भी एक प्रकार का यूटोपिया है, एक प्रकार का आदर्श है जो कि पॉसिबल नहीं है कर पाना, एक आदर्श बात हो जाती है। तो रूल करने के लिए रूल, ऐसे तो कम्युनिस्ट लोग काफी नफरत करते हैं रूल वर्ड से, रूल वर्ड आता नहीं है कम्युनिस्ट की उसमें, लेकिन एक प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी आती है। और इन्होंने एक टर्म भी दिया था, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप। तो इन्होंने फिर इस बारे में बात की, और फिर इनके साथ फिर आगे यूएसएसआर को आपके स्टालिन लेके गए। फिर 1991 में यूएसएसआर ब्रेक हो गया 15 देशों में। ये सारी बातें आएंगी, तो हम आगे वाले जो हमारे वीडियोस आएंगे उस पर डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं नेशनलिज्म और सोशलिज्म की। तो स्टेट ओनरशिप, जब नेशनलिज्म में क्या होता है कि स्टेट की ओनरशिप होती है, देश की ओनरशिप होती है। हालांकि हमने इंडिया में भी देखा, जैसे 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ इंडियन बैंक्स का 1969 पे। तो जब किसी भी स्कूल बनेंगे, कुछ भी होगा, तो सब गवर्नमेंट फंडेड होगा, कोई फैक्ट्री भी लगेगी, सब गवर्नमेंट फंडेड होगा, पूरा राष्ट्र का होगा। तो नेशनलिज्म के बारे में बात करें। हम सोशलिज्म में बात किए थे ओनरशिप बाय पीपल, डिस्ट्रीब्यूशन की बात किए थे। और कम्युनिस्ट थोड़ा ज्यादा एक रेडिकल विचारधारा हो जाती है, कुछ लोग मतलब सोशलिज्म से थोड़ा रेडिकल हो जाती है। किस प्रकार से कि इसमें सब कुछ बटा हुआ है, सब प्रोलेटेरिएट बना, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, जो नीचे तबका है उसकी डिक्टेटरशिप, तानाशाही चलेगी इसमें, और सब कुछ बराबर है। आपने इसका ये सिंबल आप लोग को दिख रहा होगा कम्युनिज्म का, ये आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिख पा रहा होगा। इसके बाद आती है आपकी डाउनफॉल ऑफ कम्युनिज्म और यूएसएसआर। अब यूएसएसआर जब शुरू में बना तो 1920 में सबको फ्री हेल्थ मिला, फ्री एजुकेशन मिला, फैक्ट्रियां लगी, तो सबको बराबर अच्छा बराबर में बटा हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी शुरू में। तो इसको देखा सीखी कई सारे देश, जैसे क्यूबा हो गया, निकारागुआ हो गया, और बहुत सारे देशों ने इसको अपनाना शुरू किया। अफ्रीका के आप लोग को मैप में दिख रहा होगा, बहुत सारे देशों ने इस सिस्टम को अपनाया 1930, क्योंकि भाई जब शुरुआत हुई तो जब सबको फ्री में मिल रहा है एजुकेशन और ये सारे सिस्टम, तो सोचिए तो बढ़िया चीज है यार, हमको भी यूज करना चाहिए। इसके बाद क्योंकि लॉन्ग रन के लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप इस तरह से चलाते रहें, क्योंकि नो मोटिवेशन फॉर वर्क, लोगों के पास वर्क के लिए किसी भी प्रकार का मोटिवेशन ही नहीं बच पाता ना। लोग सोचते हैं कि मेरे जगह दूसरा आदमी काम संभाल लेगा। भाई सबको फॉर एग्जाम्पल तनख्वाह मिल रही है 100 रुपए, अब मैं काम करूं या ना करूं, मेरे को 100 रुपए मिलना ही मिलना है, एजुकेशन मिलना ही मिलना है,
मेरे को बच्चों को एजुकेशन मिलना ही मिलना है, हेल्थ फैसिलिटी मिलनी ही मिलनी है। तो लोगों के पास नो मोटिवेशन ऑफ वर्क। और जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है वर्क करके, उसके पास प्रॉब्लम क्या आ जाती थी कि बोलता था कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूं, जब बट्टा सब कुछ बराबर ही है तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। ये सारी आई तो धीरे 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 ये कलेक्टिवाइजेशन की प्रोसेस आ गई थी, तो जिसकी वजह से इसका डाउनफॉल हो गया। अब जब डाउनफॉल हो गया इसका यूएसएसआर का, और एक कारण एल्कोहलिज्म को भी बताते हैं, फिर गोरबाचेव के बारे में, इनके बारे में हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे कैसे डाउनफॉल हुआ पूरा। पर अभी हम जो टॉपिक समझ रहे हैं उस पर ही रहते हैं, निकल जाऊंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो डाउनफॉल हुआ एल्कोहलिज्म। भाई लोग निठल्ले बैठे हुए हैं, कुछ काम तो है नहीं, तो एल्कोहलिज्म बढ़िया सब कुछ चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई यूएसएसआर में। अब कम्युनिज्म की बहुत सारी ब्रांचेस निकल के आती हैं। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, जो मार्क्स की पूरी फिलॉसफी बेस्ड है, तो वो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म हो गया। एक लेनिनिज्म हो गया कि पार्टी लगा के यूएसएसआर जैसा कुछ रनिंग करना, ये लेनिज्म हो गया। मार्क्सिस्ट लेनिज्म, जैसे मार्क्स की और लेनिज्म की फिलॉसफी को मिक्स करके, जैसे क्यूबा, इंडिया में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी आई थी 1925 में, अभी भी है, एम एन रॉय की स्थापना की थी कानपुर में उसकी। फिर जैसे एक और कम्युनिस्ट से विचारधारा निकलती है माओइज्म, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका बहुत जीता जाता उदाहरण है, लाओस, वियतनाम, ये भी माओइज्म बेस्ड कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं। अब जैसे मैं सोशल के कुछ डेमो बताता हूं, जैसे मिक्स ऑफ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का कुछ अगर आपसे कोई डेमो पूछता है, तो स्वीडन, नॉर्वे और मेनी अदर कंट्रीज भी हैं। तो इन आप देखते होंगे, अगर आप करंट अफेयर वगैरह में जुड़े होंगे, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये हमेशा नंबर 2 नंबर 3 पे ही रहते हैं। और सिंगल पार्टी सिस्टम होता है ज्यादातर अभी भी कम्युनिस्ट पार्टियों में। तो अगर हम आज बात करें चाइना, अब चाइना की जो माओइज्म थी 1950 में, आपको पता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, और वो फिर क्या कहते हैं आपका ताइवान वाला स्टेट अलग हुआ। तो चाइना में जैसे कार्ल मार्क्स ने बात की थी अपने कम्युनिज्म में किस चीज की, कि प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआसी, जो प्रोलेटेरिएट की बात कर रहे थे वो बेसिकली जो इंडस्ट्री में वर्कर्स थे उनकी बात कर रहे थे। पर चाइना तो इंडस्ट्री बेस्ड कंट्री थी नहीं, वो थी पीजेंट्स बेस्ड, तो वहां तो किसानों की भी चलेगी। तो वहां पे किसानों के बात करके माओ की ने उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया, सोच को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से लाओस, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया में एक टर्म है जूचे, जिसका मतलब होता है सेल्फ रिलायंस। तो नॉर्थ कोरिया के जो स्टार्टिंग में आदमी थे वो किम इल सुंग, ये अभी जो अपना वो है भालू, क्या नाम है उसका, उसका नाम क्या मैं भूल रहा हूं, अरे वो है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, किंग जोंग उन, उसी की पावर थे। तो और इनका एक कोट है माओ का, पावर फ्लोज फ्रॉम बैरल ऑफ गन। तो आप सोच सकते हैं कैसी मतलब इनकी थिंकिंग। तो मैंने जैसे शुरू में बताया था कि ये एक प्रकार की यूटोपियास भी बन जाते हैं कम्युनिस्ट सोशलिस्ट में, तो आदर्श। पर आज के जमाने में हम ये चीज नहीं देख पाएंगे। मतलब कैसे नहीं देख पाएंगे सर, आप पूछोगे। तो आप इसको इस तरीके से नहीं देख सकते कि कोई भी स्टेट, कोई भी नेशन, स्टेट का जब भी मैं बात करूं देश की बात कर रहा हूं, जाहिर सी बात है, जिसमें हम देखेंगे कि कोई भी देश या नेशन जो है वो टोटल इन फिलॉसफीज पे नहीं चलेगा, उसमें सारी चीजें मिक्स होंगी। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो अपने आप को बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट देश कहता है, पर वो भी वेलफेयर स्कीम्स चलाता है गरीब तबके के लिए, गरीब लोगों के लिए। तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम सोशलिज्म देख सकते हैं, सोशलिस्ट मिक्स ही रहेगा। अब हमारे इंडिया की बात करें, हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में ही सोशलिस्ट वर्ड दिया हुआ है। और आप देखते ही होंगे जो गवर्नमेंट है वेलफेयर स्कीम्स चलाती है लोगों के लिए, हालांकि वो सपोर्ट करती भी है कैपिटलिस्ट को भी, ताकि देश की इकोनॉमी में और ग्रोथ हो सके। इसी प्रकार से यूएसएसआर जो बना ही था कम्युनिस्ट फिलॉसफी पे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे, उसने क्या बात करता है वो कि उसने शुरुआती में बहुत डेवलपमेंट की, ह्यूज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्टार्टिंग में। जो आपका यूएसएसआर है उसने बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं स्टार्टिंग में, तभी उसकी इकोनॉमी बूम करी। और आज आप चाइना को भी देख लीजिए, चाइना भी पार्सली फ्री मार्केट है लोगों के लिए। वहां से एक आपके अलीबाबा के फाउंडर आते हैं जिनका नाम है
मैं थोड़ा नाम उनका भूल रहा हूँ, पर कैपिटलिस्ट को वो भी सपोर्ट करता है, क्योंकि इकोनॉमी को चलाने के लिए कैपिटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आज के डेट में हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ उनको अपनी बेसिक आइडियोलॉजी मान सकते हैं। चाइना अपना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहता है कि मेरी बेसिक आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट ही है, वो अपनी बेसिक आइडियोलॉजी बताएगा। लेकिन क्या है कि पार्सली फ्री मार्केट है लोगों के लिए, वो मार्केट लोगों को फ्री ट्रेड, फ्री और कैपिटलिस्ट को भी सपोर्ट करता है। इंडिया को भी देख सकते हैं हम, मिक्स इकोनॉमी है। 1991 में हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स हुए। नॉर्डिक कंट्रीज जो होती हैं हैवी वेलफेयर स्कीम चलाती हैं, फ्री मार्केट है, बहुत सोशलिस्ट बातें करते हैं और लेकिन वो भी कैपिटलिस्ट को बढ़ावा देते हैं। और साथ ही साथ एक बात यह है कि जो सोशलिस्ट कंट्री होंगी वहाँ हैवी टैक्सेस लगेंगे, जो नॉर्डिक कंट्रीज वहाँ हैवी टैक्सेस भी लेती। तो ये नहीं हम सोच लें कि बिल्कुल सब फ्री ही है मस्त। तो अब हम नई आइडियोलॉजी की बात करते हैं, फासिज्म। ये आइडियोलॉजी एक्सट्रीम राइट विंग, आपको ये विंग्स के बारे में भी बताया जाएगा मेरे आने वाले वीडियोस पे कि लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंटर विंग, ये सब क्या होता है। पर जो लोग समझते हैं उनके लिए कि एक्सट्रीम राइट विंग होती है, न ये तो कम्युनिस्ट मानते हैं ना ही कैपिटलिस्ट। तो जैसे आपकी मुसोलिनी की पार्टी थी, नेशनलिस्ट फासिस्ट पार्टी इटली, मुसोलिनी। अब इसी के अलावा एक हिटलर की पार्टी थी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, नाम में ही सोशलिस्ट है। तो ये बात तो है कि सोशलिस्ट बराबरी का, सबको बराबर में बांटा जाएगा, नेशनलिस्ट। और ये लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, नो वीकनेस, टोटलिटेरिज्म, पूर्ण मतलब पूरा सब एक आदमी के पास सब कुछ रहेगा, डिक्टेटरशिप इसमें आती है फासिज्म में। और इसमें ये बात करेंगे कि पुरानी बातों को बात करेंगे कि कोट करके कि सिर्फ हम ही महान हैं, जैसे जूलियस सीजर की बात करेंगे कि वही महान थे, हमारा सब कुछ आगे है, हमारी सोसाइटी ही सब कुछ है, हम सबसे स्ट्रॉन्ग रेस हैं, सबसे अच्छे लोग हैं। ऐसे आर्यन फिलॉसफी बताता था वो हिटलर कि हम ही सबसे अच्छे हैं, जो ये लोग खराब हैं, ये लोग वीक लिंक है सोसाइटी के। तो अपने एक कम्युनिटी को वो पूरा जो भी को स्ट्रॉन्ग मानते हैं उसको सपोर्ट करेगी ये पार्टी सिस्टम। और स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, नो वीकनेस की बात करेगी। और ये कहेगी यूज ऑफ वायलेंस, जो वीक लिंक है उसको हटाने के लिए वायलेंस का यूज करो। जैसे हिटलर ने जिप्सम बोल रहा हूँ, बताइए मैं जिप्सम बोलने लग रहा हूँ यार, क्या दिमाग चल रहा है। तो हिटलर ने ज्यूज का कितना परसिक्यूशन कराया, उनको टैंक्स में ले जाके उनको मारा, तो वो उनको वीक लिंक्स बोलता था। हालांकि अगर वो बेवकूफ ये समझता कि ज्यूज कितने मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, जितने भी नॉवेल्स आजकल हुए हैं मिले हैं ज्यादातर ज्यूज को ही मिले, पर हो गया जो ओपेनहाइमर जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया वो भी एक जीव ही थे, पर उन्हें वो वीक लिंक मांगता था, मारता था, टोटलिटिज्म की बात करता था। और वन ग्रुप वन रेस ऐसी थिंकिंग रहती है इसमें। नेशनलिज्म एक्सट्रीम पे होता है, राष्ट्रवाद क्या है लोगों को कुछ नहीं दिखता फासिज्म में। और क्या कहते हैं, इसी तरह अब हम जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक बात करें, वोक्सवैगन जर्मनी आप लोग जानते हैं फेमस है अपनी मोटर कार्स के लिए। तो इसने वोक्सवैगन कार को प्रोत्साहित किया था, पर इसलिए नहीं कि आप प्रॉफिट कमाओ वोक्सवैगन बना के, उसने इसलिए बनवाया कि भाई देश को जरूरत है, वहां भी राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही मेरे देश को जरूरत है कार की, तो कार बना के दो, आपको प्रॉफिट मिलेगा, पैसा मिलेगा, सबकी बात है, लेकिन वो बनी केवल देश के हित के लिए है। तो ये वाली बात करती है ये फासिज्म।